तो स्ट्रेंथ ऑफ बट जॉइंट्स, इसके डिजाइन्स में क्या देखेंगे? द बट जॉइंट्स आर डिजाइन्ड फॉर टेंशन और कंप्रेशन. कंसीडर ए सिंगल वी बट जॉइंट एज शोन इन द फिगर. बट जॉइंट्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मैंने बताया था आपको कि स्क्वायर बट जॉइंट हो सकता है, सिंगल वे ग्रुप बट जॉइंट हो सकता है, डबल वे ग्रुप बट जॉइंट हो सकता है, जेड सिंगल जे हो सकता है, डबल जे हो सकता है, यू टाइप का हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द एज ग्राइंडिंग, कि किस प्रकार से जो दोनों प्लेट्स है उस प्लेट्स के एजेस को ग्राइंड किया जा रहा है, उसके आधार पे हम जो जॉइंट बनाते हैं. मैंने ये भी बताया कि स्क्वायर बट जॉइंट वहां किया जाता है जहां प्लेट की थिकनेस कम हो. ये मान के चलते हैं कि 8 mm से और 10, 12, 15 mm के बीच में अगर प्लेट की थिकनेस रहती है तो हम स्क्वायर बट जॉइंट, यानी कि उस दोनों प्लेट्स के एजेस को ग्राइंड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. हमारा पेनिट्रेशन जो रहता है इलेक्ट्रोड का वो आराम से मिल जाता है, जो स्ट्रेंथ है जॉइंट की वो भी मिल जाती है. लेकिन अगर 15 mm, 16 mm, 18 mm से ऊपर प्लेट की थिकनेस जाती है तो हम वी ग्रूव एक साइड में बनाते हैं, उससे और ऊपर जाती है 28 mm से तो डबल वी बनाते हैं. ये सारी चीजें हम एज प्रिपरेशन इसको बोला जाता है. एज प्रिपरेशन के बाद में जॉइंट किया जाता है. बट जॉइंट्स टेंशन और कंप्रेशन दोनों के अंदर डिजाइन किए जा सकते हैं. टेंसाइल फोर्स के अंदर अगर उसका उपयोग हो या उसका एप्लीकेशन कंप्रेशन फोर्स के अंदर हो, दोनों के अंदर सिमिलर टाइप में उसकी डिजाइन है. इन केस ऑफ बट जॉइंट द लेंथ ऑफ लेग और साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू द थ्रोट थिकनेस विच इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द प्लेट्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जहां थ्रोट थिकनेस है वो हम क्या लेते थे? थ्रोट थिकनेस को हम कंसिडर कितना करते थे? 0.707 मल्टीप्लाई बाय एस, साइज ऑफ वेल्ड या लेग ऑफ वेल्ड के अनुसार हम उसको लेते थे. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था 0.707 मल्टीप्लाई बाय एस, साइज ऑफ द वेल्ड. लेकिन यहां का क्या करेंगे? जो टी है, थ्रोट थिकनेस है, वो प्लेट की थिकनेस के बराबर ही लेंगे. प्लेट की थिकनेस विल बी इक्वल टू द थ्रोट थिकनेस. यहां आप देखो जो जॉइंट दिख रहा है इसका टॉप व्यू दिख रहा है और प्लेट का साइड व्यू एलिवेशन और प्लान दोनों दिया हुआ है. यहाँ पे फ्रंट व्यू भी दिया हुआ है और टॉप व्यू भी दिया हुआ. टॉप व्यू के अंदर जो हैचिंग लाइंस नजर आ रही है आपको, ये वेल्ड जॉइंट है जिसकी लेंथ एल है, और इसका जो एलिवेशन है फ्रंट व्यू सिंगल वी बट जॉइंट के अंदर जो नजर आ रहा है, यहाँ क्या है? इस प्रकार का ये जॉइंट नजर आ रहा है. तो ये टी जो है ये दिस इज द प्लेट थिकनेस, और यही हम थ्रोट थिकनेस कंसीडर करेंगे इसमें. यहाँ पे थ्रोट थिकनेस और प्लेट की थिकनेस सेम हो जाएगी. अगर हमको पूछा जाता है कि प्लेट की थिकनेस गिवन रहती है तो उसी को हम ये मान लेंगे कि वेल्ड की जो थ्रोट थिकनेस है या जहां से हम मिनिमम एरिया कंसीडर करते हैं वेल्ड के फेल होने का, उसी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे. टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बट जॉइंट, सिंगल वी और स्क्वायर बट जॉइंट. टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी? कितना टेंसाइल फोर्स के अंदर वो जो सामर्थ्यता है, ये कैसा है फॉर्मूला? F इक्वल टू टी मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई सिग्मा टी. सिग्मा टी इज टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, वेल्डिंग मटेरियल है उसका, उसकी. टी प्लेट थिकनेस या थ्रोट थिकनेस. अगर थ्रोट थिकनेस दी हुई तो थ्रोट थिकनेस लो, प्लेट थिकनेस दी हुई तो प्लेट थिकनेस यहां लेनी है. मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ जॉइंट, कितनी लंबाई में आपने वेल्डिंग की है, कितनी लंबाई में वेल्डिंग की है उसको मल्टीप्लाई. और टेंसाइल स्ट्रेस, जिसको आप अलाउेबल स्ट्रेस भी कहते हो, परमिसेबल स्ट्रेस भी कहते हो, सेफ स्ट्रेस भी कहते हो, वर्किंग स्ट्रेस भी कहते हो, ये यहाँ
आपको मिलेगी या मल्टीप्लाई करना है। ये वैल्यू आपको गिवन भी हो सकती है क्वेश्चन में, और कभी कभी यार आपको याद रखनी होती है कई मटेरियल्स की, जैसे एमएस मटेरियल है, इन सारों के लिए कि कितनी वर्किंग स्ट्रेस है सारी। F is the strength of the tensile strength of the material, and tensile strength for double V butt joint as shown in the figure। क्या करें, अगर ये तो V बट जॉइंट था, V बट जॉइंट की डिजाइन और स्क्वायर बट जॉइंट डिजाइन सिमिलर है। अगर डबल V ग्रूव है बना हुआ है तो स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी, स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा F इक्वल टू T1 प्लस T2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ जॉइंट एंड मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड मटेरियल। देखो यहाँ पे T1 और T2 क्या है, T1 प्लेट की एक तरफ से सरफेस से और जहां तक मिड ऑफ द प्लेट है वहां तक की साइज है, या ये कह सकते हैं कि डेप्थ ऑफ सिंगल वी, एक जो वी है उसकी कितनी डेप्थ है सरफेस ऑफ द प्लेट से। T2 है अपोजिट सरफेस से सेंटर ऑफ प्लेट की थिकनेस क्या है, या कहें कि V2 जो ग्रूव है उसकी अपोजिट सरफेस से कितनी थिकनेस है। दोनों का समेशन रहेगा T1 प्लस T2, तो हम ये भी कह सकते हैं कि T1 प्लस T2 अलग अलग वी की डेप्थ है उसको प्लेट की जो कुल मोटाई है उसके बराबर ले सकते हैं, प्लेट की कुल मोटाई के बराबर हम इसको ले सकते हैं, और लेंथ ऑफ द वेल्ड एज इट इज रहेगी और स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल एज इट इज रहेगा जैसा यहां दिया हुआ है। T1 इक्वल टू थ्रोट थिकनेस एट द टॉप, T1 इक्वल टू ये थ्रोट थिकनेस एट द टॉप, T2 थ्रोट थिकनेस एट द बॉटम, L equal to length of the weld equal to the width of the plate। So this is the all about the design of strength of the butt joints। इसके बाद स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर फॉर वेल्ड जॉइंट्स। स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर किस प्रकार से हम यूज किया जाता है जॉइंट वेल्डिंग जॉइंट्स के अंदर। द रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड टू द वेल्ड produces stress concentration at the junction of the weld and the parent metal। जब वेल्डिंग की जाती है तो जो पेरेंट मेटल है, पेरेंट मेटल मतलब जो कंपोनेंट्स वेल्डिंग किए जाने, सपोज दैट प्लेट नंबर 1 और प्लेट नंबर 2 है तो प्लेट नंबर 1 और 2 पेरेंट मेटल हो गए, और जो इलेक्ट्रोड जिसके द्वारा वेल्ड बीड बनता है वो वेल्ड मटेरियल है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जहां पर पेरेंट मेटल और इलेक्ट्रोड मेल्ट होके डिपॉजिट होता है वहां कुछ अंडरकट हो जाता है, कुछ हीट जनरेशन की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो जाती है, मटेरियल की जो एक्चुअल प्रॉपर्टीज है वो बदल जाती है, तो स्ट्रेस जनरेट हो जाती है। उस स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से हमको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को कंसीडर में लाना होता है ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ द वेल्ड जॉइंट। तो कौन से जॉइंट में किस प्रकार कितना स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर लेना है। When the parts are subjected to fatigue loading, the stress concentration factor as given in the following table should be taken into account। Reinforce butt welds स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमको लेना 1.2। टो ऑफ ट्रांसवर्स फिलेट वेल्ड्स 1.5 स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इसमें हमको लेना है। एंड ऑफ पैरेलल फिलेट वेल्ड 2.7 स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर की वैल्यू हमको यहाँ रखनी है। टी बट जॉइंट विथ शार्प कॉर्नर
2.0। स्टैटिक लोडिंग के लिए, फॉर स्टैटिक लोडिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर इज 1। ये सारे स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर हमको तब इम्प्लीमेंट करने हैं जब जो कंपोनेंट है जिसको हमने वेल्ड किया है उसके ऊपर फटिग लोडिंग आ रही हो, यानी लोड कंटिन्यूसली वेरिएशन में हो, बदल रहा हो। एक समान लोड टाइम के साथ में अगर उसके अंदर कोई भी परिवर्तन आता है लोड के कंपोनेंट पे, जो लोड आ रहा है उसके ऊपर, तो हम उसको फटिग लोडिंग कहते हैं। सपोज दैट आपने कुछ डेड वेट रख दिया टेबल पे, किसी पानी का जग रख दिया आपने, और टाइम के साथ कोई वेरिएशन उस पर नहीं आ रहा है, टाइम के साथ उस लोड में कोई भी वेरिएशन नहीं आ रहा है, तो ये इस एक प्रकार का स्टैटिक लोडिंग हो गई। लेकिन अगर कोई जैसे कोई मूविंग व्हीकल है और ब्रिज के ऊपर गुजर रहा है, कभी कार गुजर रही है, कभी ट्रक गुजर रहा है, कभी और कुछ गुजर रहा है, और वो भी समय के साथ में, तो वो क्या हो जाता है, फटिग लोडिंग। ये टाइम के साथ में लोड का परिवर्तन होना। तो उसी केस में हम स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर को काम में लेंगे। अगर स्टैटिक लोडिंग है, कोई बीम है जिसके ऊपर एक समान लोड आने वाला है, उसको कोई कंपोनेंट या कोई स्ट्रिप उसके साथ में वेल्डिंग की है, तो उसको हमको स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर 1 रखना है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ स्पेशल केसेस मैंने बता दिया। ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। और